नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। इनका शीर्षक है मोदी युग, भारत की वैश्विक पहचान को पुनर्परिभाषित करना। ये कुछ लेख हैं, कुछ शोध पत्र, नोट्स, जो 2014 के बाद से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें आए बदलावों का विश्लेषण करते हैं। जी। तो हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों में जो मुख्य विचार हैं, जो तर्क दिए गए हैं, उनको समझें कि कैसे घरेलू नीतियां, आर्थिक फैसले, कूटनीतिक कदम और सांस्कृतिक पहलू, ये सब मिलकर कम से कम इन दस्तावेजों के नजरिए से भारत की दुनिया में जगह को एक नया रूप दे रहे हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये स्रोत इस बदलाव की कहानी कैसे बताते हैं। जी हाँ, और इन स्रोतों में जो एक बात साफ उभर कर आती है वो ये कि 2014 में एक कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टिकोण सामने रखा गया था। भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर नहीं देखना, बल्कि एक ऐसी शक्ति बनाना जो वैश्विक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाएं। और ये दस्तावेज इस बदलाव के कई आयामों पर रोशनी डालते हैं, जिन पर आज हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि भारत की वैश्विक पहचान में ये जो कथित परिवर्तन है, इसके पीछे ये दस्तावेज क्या मुख्य कारण और तर्क बताते हैं। शुरुआत शायद नए भारत की सोच से होती है, जैसे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता इन स्रोतों के हिसाब से, बल्कि अवसर, प्रगति और एक तरह के राष्ट्रीय गौरव पर जोर ज्यादा दिखता है। हाँ, और स्रोत इसे ठोस पहलों से जोड़ते भी हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। इन योजनाओं का जिक्र बार बार आता है इन दस्तावेजों में। अच्छा। और उनका जो घोषित लक्ष्य था, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, वो सिर्फ आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि युवाओं और छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर सशक्त करना था। एक दिलचस्प तर्क ये भी देते हैं स्रोत कि डिजिटल इंडिया ने सिर्फ घरेलू कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई, हाँ, बल्कि वैश्विक निवेशकों के सामने भारत को एक तकनीकी रूप से ज्यादा तैयार बाजार के रूप में भी पेश किया। तो उसका असर बाहरी धारणा पर भी पड़ा, ऐसा ये कहते हैं। अच्छा, यानी इन स्रोतों के मुताबिक संदेश ये था कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी नियति और कुछ हद तक वैश्विक भविष्य को आकार देने की कोशिश करेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये सिर्फ आंतरिक बदलाव तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि जो घरेलू महत्वाकांक्षाएं थीं, वो बड़े आर्थिक और ढांचागत बदलावों से जुड़ी हुई थीं। जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का कार्यान्वयन, जिसे ये दस्तावेज भारत का अब तक का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार बताते हैं, जिसका लक्ष्य था एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और साथ ही जनधन योजना का भी उल्लेख है, जिसके जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का दावा किया गया। इसे स्रोत वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हैं। और वो बुनियादी ढांचे की बात भी थी शायद, जैसे राजमार्ग और रेलवे। हाँ, राजमार्गों और रेलवे के विस्तार में रिकॉर्ड गति का उल्लेख शोध करते हैं। पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दस्तावेजों में इन कोशिशों को सिर्फ आधुनिकीकरण के चश्मे से नहीं देखा गया है। अच्छा, तो फिर? बल्कि इन्हें समावेशी विकास के एक कह सकते हैं नैरेटिव से जुड़ा गया है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास कि विकास का फायदा ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचे। हालांकि ये स्रोत ये भी मानते हैं कि इस समावेशिता का स्तर क्या रहा, उसका प्रभाव क्या रहा, इस पर बहस है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये स्रोत घरेलू बदलावों को, चाहे वो डिजिटल हों या ढांचागत, सीधे वैश्विक मंच पर जोड़ रहे हैं। आपने बताया कि इस दौर में भारत की वैश्विक कूटनीति ने भी एक ज्यादा सक्रिय और मुखर रूप लिया। जी। स्रोत इस बदलाव को कैसे समझाते हैं? क्या वो कोई खास उदाहरण देते हैं इसके? हाँ, स्रोत ये तर्क देते हैं कि भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर ज्यादा सुनी जाने लगी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन पर बातचीत हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हों या फिर व्यापार समझौते। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत कूटनीति रही है और लगातार वैश्विक नेताओं से उनकी मुलाकातें, उसको इस बदलाव का एक अहम हिस्सा मानते हैं। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, ब्रिक्स समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है, और G20 जो दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, इन जैसे मंचों पर भारत की बढ़ी हुई सक्रियता का जिक्र है। क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वहां मौजूद रहने से ज्यादा था? क्या बातचीत की दिशा को प्रभावित करने का भी प्रयास था? बिल्कुल, स्रोतों का विश्लेषण यही इशारा करता है। वो इसे दुनिया के मंच पर एक ज्यादा आत्मविश्वासी, निर्णायक और अपने हितों को लेकर मुखर भारत के उदय के संकेत के रूप में देखते हैं।
कोई उदाहरण? G20 की अध्यक्षता का उदाहरण इन दस्तावेजों में अक्सर आता है। उसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और महत्वाकांक्षा के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाता है। उनका तर्क है, ये भारत की इच्छा को दिखाता है कि वो वैश्विक एजेंडा तय करने में भूमिका निभाए, न कि सिर्फ उसका पालन करे। ठीक है, तो हमने देखा कि स्रोत आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसके बारे में भी कुछ कहते हैं कि ये वैश्विक छवि को कैसे प्रभावित करती है? आपने योग और आयुर्वेद जैसी चीजों का जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना, आयुर्वेद को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ावा देना और भारत की जो प्राचीन सभ्यतागत विरासत है उसका उत्सव मनाना, इन सब को दस्तावेज नई भारत की कहानी का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। वो तर्क देते हैं कि यह एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करने का प्रयास है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, लेकिन साथ ही आधुनिक है और भविष्य की ओर देख रहा है। तो क्या इसे हम भारत की सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं, जैसा कि स्रोत संकेत दे रहे हैं? निश्चित रूप से स्रोत इसे इसी तरह से पेश करते हैं। उनका विश्लेषण है कि यह मामला सिर्फ आर्थिक या सैन्य शक्ति का नहीं है, बल्कि भारत की जो अपनी एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान है उसे वैश्विक मंच पर एक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय खान-पान, इन सबको स्रोत भारत की वैश्विक अपील और प्रभाव बढ़ाने वाले तत्वों के रूप में देखते हैं। अच्छा। ये सब मिलकर इन दस्तावेजों के अनुसार नए भारत की एक बहुआयामी तस्वीर बनाते हैं, जिसमें आर्थिक प्रगति भी है, कूटनीतिक मुखरता भी है और सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी शामिल है। ये सब सुनने में तो एक बड़ी परिवर्तनकारी कहानी लगती है। हालांकि मुझे याद है आपने शुरू में कहा था कि स्रोत सिर्फ सफलताओं का ही जिक्र नहीं करते। जी नहीं, वे चुनौतियों और आलोचनाओं की भी बात करते हैं। यहाँ बात थोड़ी जटिल हो जाती है ना? हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इन दस्तावेजों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। स्रोत साफ करते हैं कि ये जो परिवर्तन का दौर रहा, ये चुनौतियों और आलोचनाओं से अछूता नहीं रहा है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो बढ़ती आय असमानता की चिंताएं हैं, रोजगार सृजन की चुनौतियां हैं, जिनका उल्लेख इन दस्तावेजों में मिलता है। ये भी कहानी का हिस्सा हैं। इसी तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव के दौर का भी जिक्र आता है। और ये जरूरी है कि हम फिर से स्पष्ट कर दें कि हम केवल वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में लिखा गया है। हम किसी दृष्टिकोण का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा उद्देश्य सिर्फ इन दस्तावेजों में जो अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सामने रखना है। स्रोत खुद ये स्वीकार करते हैं कि जहां एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी तरफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और उनके कार्यान्वयन को लेकर आलोचनाएं भी हुईं। तो वो एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं जिसमें कथित उपलब्धियों के साथ साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां और बहस के मुद्दे भी शामिल हैं। ये किसी भी बड़े बदलाव की यात्रा की, कह सकते हैं, स्वाभाविक जटिलता को दिखाता है, जैसा इन स्रोतों में चित्रित किया गया है। तो ये जरूरी है कि श्रोता ये समझें कि ये स्रोत एक बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। किसी भी परिवर्तन यात्रा की जटिलताओं को दर्शाते हैं, जहां प्रगति और चुनौतियां अक्सर साथ साथ चलती हैं और अलग-अलग लोग उन्हीं घटनाओं को अलग-अलग नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सभी पहलुओं को, घरेलू पहल, आर्थिक सुधार, कूटनीति, संस्कृति और यहाँ तक कि चुनौतियों को भी एक साथ रखकर देखें, तो इन स्रोतों का केंद्रीय तर्क या मुख्य संदेश क्या लगता है? इस दशक के बारे में वे आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इन विभिन्न स्रोतों का अगर सार निकाला जाए तो उनका मुख्य तर्क ये है कि इस अवधि में भारत की जो वैश्विक स्थिति है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कैसा बदलाव? वो वैश्विक परिधि से हटकर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया के केंद्र की ओर एक स्पष्ट कदम है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। उनका विश्लेषण है कि चाहे वो डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी घरेलू परियोजना हो या G20 जैसे प्रमुख वैश्विक मंच की अध्यक्षता संभालना हो, ये सब मिलकर नए भारत के वैश्विक उदय की कहानी कहते हैं। उनके अनुसार दस्तावेज इसे सिर्फ एक क्रमिक विकास के रूप में नहीं देखते, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसकी अपनी आत्मधारणा दोनों में एक बुनियादी बदलाव लाने वाले दशक के रूप में चित्रित करते हैं। वो तर्क देते हैं कि दुनिया अब भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। तो आज हमने मोदी युग,
भारत की वैश्विक पहचान को पुनर्परिभाषित करना शीर्षक वाले इन स्रोतों के संकलन पर काफी विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि ये दस्तावेज किस तरह 2014 के बाद से भारत की वैश्विक छवि में आए बदलावों का वर्णन करते हैं, जिसमें घरेलू नीतियां, आर्थिक सुधार, कूटनीतिक सक्रियता और सांस्कृतिक पहलुओं को अहम माना गया है। जी। और साथ ही हमने उन चुनौतियों और आलोचनाओं का भी संज्ञान लिया जिनका जिक्र इन स्रोतों ने है, जैसा कि उनमें प्रस्तुत किया गया है। हाँ, ये स्रोत निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन की कहानी पेश करते हैं, जैसा वो इसे देखते हैं। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। देखिए, इन स्रोतों ने नेतृत्व, नीतियां, कूटनीति जैसे जो स्पष्ट कारक हैं, उन पर तो ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन क्या कुछ ऐसे अंतर्निहित, शायद कम दिखाई देने वाले तत्व भी हो सकते हैं, जैसे बदलती जनसंख्या की, या सामाजिक आकांक्षाएं, या फिर तकनीकी छलांग, जो शायद इन दस्तावेजों में सीधे तौर पर उल्लेखित ना हो, पर भारत की जो दीर्घकालिक वैश्विक यात्रा है और उसकी पहचान है, उसको चुपचाप आकार दे रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता स्वयं मंथन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।